नमस्कार, आप देख रहे हैं इवनिंग बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के दोषी संजय रॉय को सियालदह कोर्ट ने 164 दिन बाद सोमवार को उम्र कैद की सजा सुनाई। 12:30 बजे कोर्ट ने दोषी संजय, सीबीआई और पीड़ित परिवार के वकील की बातें सुनी। जज अनिर्बाण दास ने संजय से कहा कि यह बताया जा चुका है कि तुम किन अपराधों के दोषी हो। अदालत ने संजय को बोलने का मौका भी दिया था। बता दें कि 18 जनवरी को कोर्ट ने संजय को दोषी करार दिया। सेशन जज अनिर्बाण दास ने घटना के 162 दिन बाद यह फैसला सुनाया। सजा पर फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया गया था। संजय की सजा के लिए 160 पेज का फैसला लिखा गया है और कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 8 और 9 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर हुआ था। संजय रॉय को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। कोलकाता में इस पूरे मामले को लेकर के काफ़ी लंबे समय तक जो है वो आंदोलन भी हुआ था और आजीवन की जगह जो है इस पूरे मामले को लेकर के उस फांसी की सजा की भी मांग की गई थी। हालांकि कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है, लेकिन अब कोर्ट के इस फैसले को लेकर के लोगों के अंदर आक्रोश भी नजर आ रहा है और कुछ लोगों ने इस मामले को लेकर के आंदोलन भी किया है। नहीं, ये हम लोगों को लगता है पार्ट ऑफ जजमेंट। ये हम लोगों को लगता है पार्ट ऑफ जजमेंट। हम लोग चाहते हैं कि इससे भी बड़ा पनिशमेंट होना चाहिए था। ये छोटा सा पनिशमेंट हुआ है। हम लोग और भी जगह पे हम लोग जहां रिक्वेस्ट, ये कंप्लीट जजमेंट नहीं लग रहा है। हमको लगता है कि जजमेंट और भी जगह है जहां पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग अप्लाई करेंगे और ये एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट नहीं हुआ है। एक लोग जो अपना लाइफ सेव करने के लिए पोस्टेड है, वहां पे आप क्या बोलते हैं कि लाइफ चला गया खुद का, तो उसी जगह से हम लोग को नहीं मानते कि उसके लिए ये जजमेंट ठीक है। उसके लिए कहीं ना कहीं कंप्लीट जजमेंट नहीं है और कंप्लीट जजमेंट करना चाहिए। नहीं, सीबीआई तो इंक्वायरी सीबीआई के कर रहा है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि बाकी सीबीआई जो गैप है, जो प्रश्न अभी भी है सवाल, उस सवाल का उत्तर आ जाए। हम लोग को मन में सवाल नहीं है, साइंस में सवाल है और आपका डीएनए रिपोर्ट है, आपका साइंटिफिक लेबोरेटरी का रिपोर्ट है, सीबीएसई रिपोर्ट है, बहुत सारा रिपोर्ट है। जिस रिपोर्ट के हिसाब से अभी भी ये सवाल है, हम लोग वो सब सवाल लेके हायर कोर्ट में जाएंगे। ये लोअर कोर्ट, अभी भी हायर कोर्ट है, हम लोग हायर कोर्ट में जाएंगे। थैंक यू। मेरा नाम। वहीं कोलकाता कांड के दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा मिलने के बाद तमाम लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। वो तमाम बयान दर्शकों को सुनाते हैं। कोर्ट के जजमेंट के ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते। हम चाह रहे थे कि हाईएस्ट पनिशमेंट हो। हाईएस्ट पनिशमेंट अभी नहीं हुआ। अब कोर्ट का वर्डिक्ट है, कोर्ट के खिलाफ तो हम बीइंग ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, आई कांट से एनीथिंग। बलात्कार के लिए 7 लाख रुपया की दिया जाना चाहिए। रुपया में क्या है, रुपया में कुछ नहीं है। वो परिवार रुपया चाहेगा ऐसा भी मुझे नहीं लगता। रुपया ऐसे करेगा भी नहीं है। जिस तरह से संजय राय का ही नाम सिर्फ इसमें आ रहा है, वो लगातार कह रहे हैं कि इसके पीछे और भी बड़े नाम है। बंगाल के लोग नहीं बिलीव करते कि इसमें एक लोग इसमें इन्वॉल्व है। जस्टिस मिला परिवार, कोर्ट के राय के खिलाफ हम कुछ नहीं बोल सकते। जस्टिस के लिए और भी मुझे लगता है और भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। स्पेशली कोर्ट को बोलना चाहिए था कि जो बात संजय कर रहा है, संजय जो बात कर रहा है, उन्होंने राजीव कुमार का नाम लिया, पुलिस का नाम लिया, उसका तहकीकात होना। को जो घटना हुआ है उसको आज संजय राय को कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि उम्र कैद की सजा हुई है। कि ये सजा अभिप्राय था। देखिए, ये बात ये है कि कानून ने जो किए है इसके बारे में हम कुछ बोलना नहीं चाहते, लेकिन एक बात हम आरजी कर में जो परिकल्पना और जो रेप मर्डर तिलोत्तमा के हुई थी, ये एक आदमी का काम नहीं है। परिकल्पना भी एक आदमी का नहीं और रेप मर्डर भी एक आदमी का नहीं। सो कलकत्ता पुलिस और सीबीआई जो जांच हुआ था और जानते हैं जो प्रमाण, इसको तो नष्ट कर दिया गया था, हटाया दिया गया था। तो इसीलिए जिन लोगों ने इस प्लानिंग के साथ
और ये रेप और मर्डर के साथ जड़ित थे, इस सबको इस इन्वेस्टिगेशन में लाना चाहिए, विचार में लाना चाहिए। पूरा देश इस घटना के बारे में जानता है। पूरा देश नहीं, पूरा विश्व। हाँ, ये घटना को लेके पूरा विश्व में, पूरा बंगाल, पूरा भारत, चारों तरफ इसके बारे में विरोध हुआ। सभी विचार के बारे में बोले थे, लेकिन ये विचार जो हुआ, इससे जैसे उसका पिता माता खुश नहीं है, ज्यादा से ज्यादा सभी जिसका भी बच्चा बच्ची है, माता पिता लोग इससे खुश नहीं रहेगा, क्योंकि इसके साथ जड़ित लोग, उन लोग को कुछ नहीं हुआ। कैसे इस फैसले को आप देखें? देखिए, सबसे बड़ी चिंता हमारे देश में इस बात की है और होती है, लोग करते हैं, कहते हैं इस बात को, आप लोग भी इस बात का उल्लेख करते हैं मीडिया में कि बहुत दुखद घटनाएं घटती हैं और उस पर फिर कार्रवाई कब होगी, कैसे होगी, अदालत कब अपना निर्णय सुनाएगी, इस पर लोग बैठे रहते हैं हाथ पे हाथ धरे कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, और बड़ी निराशा चारों तरफ फैलती है। इतनी तीव्र गति के साथ इसमें पूरी तफ्तीश हुई है, पूरी जांच हुई है, जांच के बाद अदालत में मामला आया है और अदालत ने इतनी जल्दी सब कुछ सुना के अपना फैसला दिया है और एक अच्छा गंभीर फैसला हुआ है, इसका स्वागत होना चाहिए। क्या इससे ये संदेश जाएगा उन लोगों को जो ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसे अन्याय करते हैं आम लोगों के साथ और मासूम लोगों के साथ, उनको क्या संदेश जाएगा या नहीं जाएगा, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन अदालत ने इतनी जल्दी इस पर निर्णय लिया है, इसका स्वागत होना चाहिए। सर, क्योंकि ये मामला हॉस्पिटल के अंदर हुआ, तो क्या आप इस बात की भी सलाह देंगे सरकारों को कि सुरक्षा जो है महिलाओं की, उस पर ध्यान देना चाहिए, और क्या कोई नियम भी तय होने चाहिए? क्या कोर्ट इसमें दो राय नहीं है। चाहे स्कूल हो, शिक्षा के कोई और संस्थान हो, चाहे खुला बाजार हो, चाहे अस्पताल हो, जहां जहां पर सरकार अध्ययन करके ये इस उपाय पर पहुंचती है कि महिलाओं को उस क्षेत्र में या उस स्थान पर सुरक्षा की आवश्यकता ज्यादा है, वहां पूर्ण रूप से सुरक्षा मिलनी चाहिए। आज हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का हम सही इस्तेमाल करें, सही उपयोग करें, तो हम पूरी सुरक्षा का प्रबंध बहुत अच्छा कर सकते हैं। बार बार हम चूक जाते हैं, इस देश में चूक हो जाती है, ये बहुत दुख का विषय है। आज सामूहिक रूप से सब लोगों को मिलकर, कोई किसी पार्टी से जुड़ा हो, कोई किसी संगठन से जुड़ा हो, आज सबको आपस में बैठकर एक बात तय करनी है कि जहां महिलाओं का मामला आता है, बालिकाओं का मामला आता है, उसमें हम सब एक ही राय के हैं, एक ही मत के हैं, और इसके लिए हमको प्रेरणा इस कोर्ट के फैसले से होनी चाहिए। क्या फांसी की सजा सुनाकर भी उदाहरण दिया जा देखिए, मैं कानून का एक से संबंधित हूं। कानून में फांसी की सजा कब दी जाए, कैसे दी जाए, उस पर बहुत विचार होते हैं। इस वक्त जो कोर्ट ने किया है उस पर मैं समझता हूं वहीं तक हमको बोलना चाहिए, आगे और नहीं बोलने की आवश्यकता है। আমি অ্যাডভোকেট আনিসুর রহমান, एडवोकेट अनीशुर रहमान। आज जो संजय का जो दोषी साब्यस्त किया था 18 जनवरी 2025 में, जो आज का सीबीआई का चार्जशीट और ट्रायल का बाद आज जो फांसी का जो सवाल उठा था, फांसी नहीं हुआ, उन लोग को आमृत्यु जो कारावास, आमृत्यु जेल उनको हुआ, और उसी का साथ साथ फाइन भी हुआ तीनों सेक्शन में। 64 रेप में जावज्जीवन, 66 में आमृत्यु कारावास और 103A जो मर्डर, उसी में भी उनको जावज्जीवन कारावास दिया। एक ही संगे तीनों सेक्शन में फाइन भी किया। एक ही साथ में आपका उनको संजय का जो केस है, राष्ट्रों के स्टेट को डायरेक्शन दिया, लर्नेड कोर्ट जो 10 लाख को और 7 लाख और 10 लाख, मोट 17 लाख उनको फैमिली को
क्षतिपूरण विक्टिम का फैमिली को क्षतिपूरण देने के लिए निर्देश दिया। सर आपका नाम? एडवोकेट अनीसुर रहमान। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अन्य खबरों की। दरअसल हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने महाकुंभ में आयोजित वैश्विक आतंकवाद और उसके समाधान कार्यक्रम में शामिल होने पर अपनी बातों को रखा। शांति का संदेश तो भारत ने हमेशा दिया है, क्योंकि एक शब्द दिया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणु पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जब सबके सुख की कल्पना भारत ने किया है, सबके निरोग होने की कल्पना किया है, सब कुछ सबको मान करके चला है, तो भारत तो निश्चित रूप से इसमें आज भले पहले कुछ गड़बड़ हो गया हो, लेकिन आगे चल करके वो सफल होगा ही। इसमें किसी भी प्रकार के संदेह की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप डालने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इस बीच बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को आप संरक्षण दे रही है, ऐसी बातें कही है। देखिए, रोहिंग्याज को और इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों को आम आदमी पार्टी संरक्षण देती है। अब इसका विरोध हो रहा है। ये पहले भी अपराध में संलिप्त थे। सैफ अली खान के मामले में तो देश बिल्कुल अवाक है, और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां जो ऐसे इलीगल घुसपैठियों और रोहिंग्याज को समर्थन देती हैं, अब उन पे एक बड़ा सवाल उठ रहा है। और दिल्ली के लोग इस चुनाव में रोहिंग्याज और इलीगल घुसपैठियों को समर्थन देने वाली आम आदमी पार्टी को हमेशा हमेशा के लिए दिल्ली से बाहर निकाले। महाकुंभ को लेकर के जिस तरीके से अखिलेश यादव की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है, उस पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव को जलन हो रही है महाकुंभ में भीड़ देखकर। कुंभ में समाजवादी पार्टी करी, कुंभ में सिर्फ वीवीआईपी लोग को ही तरजीह दी जा रही है, गरीब लोगों को मीलों तक पैदल चलना पड़ रहा है। श्री अखिलेश यादव जी, देखिए मैं चाहता था ये विषय ना आवे, लेकिन आप लाए हो तो मैं बता रहा हूँ। श्री अखिलेश यादव जी को बड़ी जलन हो रही है कि लोग कुंभ में इतनी बड़ी संख्या में डुबकी लगाने क्यों आ रहे हैं, देश भर से क्यों आ रहे हैं, दुनिया भर से क्यों आ रहे हैं, डुबकी लगाने के बाद बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने क्यों आ रहे हैं, अगर काशी आते हैं फिर अयोध्या क्यों दर्शन करने जा रहे हैं। उनकी बेचैनी का कारण 27 का जो सत्ताधीश बनना चाहते थे, 47 तक की उम्मीद उनकी खत्म हो गई है। इस बेचैनी में इस प्रकार कुंभ में समाजवादी पार्टी करी, कुंभ में सिर्फ वीवीआईपी लोग को ही तरजीह दी जा रही है, गरीब लोगों को मीलों तक पैदल चलना पड़ रहा है। श्री अखिलेश यादव जी, देखिए मैं चाहता था ये विषय ना आवे, लेकिन आप लाए हो तो मैं बता रहा हूँ। श्री अखिलेश यादव जी को बड़ी जलन हो रही है कि लोग कुंभ में इतनी बड़ी संख्या में डुबकी लगाने क्यों आ रहे हैं, देश भर से क्यों आ रहे हैं, दुनिया भर से क्यों आ रहे हैं, डुबकी लगाने के बाद बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने क्यों आ रहे हैं, अगर काशी आते हैं फिर अयोध्या क्यों दर्शन करने जा रहे हैं। उनकी बेचैनी का कारण 27 का जो सत्ताधीश बनना चाहते थे, 47 तक की उम्मीद उनकी खत्म हो गई है। इस बेचैनी में इस प्रकार कुंभ में समाजवादी पार्टी करी, कुंभ में सिर्फ वीवीआईपी लोग को ही। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की, जो आज अयोध्या पहुंचे और अयोध्या पहुंचने पर वो काफी खुश नजर आए, चूंकि रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या बनने के बाद पहली बार वो अयोध्या पहुंचे। देखिए, इस ठीक कहा आपने, सन 1980 से जब से माननीय अशोक जी सिंघल ने इस प्रोजेक्ट का बीड़ा उठाया था कि बाबरी ढांचे के स्थान के ऊपर भव्य रामलला जी का मंदिर बनना चाहिए, मैं उस समय से इस के साथ जुड़ा हुआ हूं। हम लोगों ने उस समय राम जानकी रथ यात्रा निकाली, उस समय शिला पूजन का कार्यक्रम हुआ, कार सेवकों को भेजा और कार सेवकों के माध्यम से जो भी कुछ यहाँ कार सेवा का प्रोग्राम चला, और बाद में इस स्थान के ऊपर एक भव्य मंदिर निर्माण के नाते से जो पत्थरों की तराशी हुई, जो भी कुछ कार्यक्रम हुए, मैं इससे पहले 2021 में उस समय यहाँ आया था जब खुदाई हुई थी, जब यहाँ नींव भरी जा रही थी, उस समय देख के गया था। और आज बहुत उत्सुकता थी कि भव्य मंदिर के निर्माण के बाद मैं पहली बार आज रामलला के दर्शन करके आया हूँ। मन बहुत प्रसन्न हुआ है। जो भी व्यक्ति यहाँ आता है उसको जीवन का एक संस्कार, वो अपनी आस्था को व्यक्त करता है, संस्कार उसके अच्छे होते हैं। राम जी का स्थान सारे देश में एक ऐसा स्थान बना है कि देश की पूरी जनता को, पूरे समाज को जोड़ने का जो उनका एक दिशा दर्शन है,
वो सबको ज्ञात होता है। महाकुंभ से भी आप आए, कैसा आयोजन था? थोड़ी आगजनी भी हो गई थी, कैसे? हाँ, आगजनी हुई है, दुखद घटना हुई है, लेकिन फिर भी वहाँ जानी नुकसान नहीं हुआ है कोई। कुछ टेंट जले हैं और कोई एक गीता गोरख और गीता प्रेस का कोई एक स्टॉल था, उसमें वो आग लगी है। उसके कारणों की जांच की जा रही है। लेकिन इस घटना को छोड़ दिया जाए तो महाकुंभ 2025 वास्तव में दुनिया का सबसे बड़ा मेला ये बन रहा है, जहाँ करोड़ों की संख्या में लोग दर्शन करेंगे शिवरात्रि तक। और यहाँ जाने के बाद एक आस्था को लोग व्यक्त करते हैं, अपने देश की एक सांस्कृतिक एक धरोहर है ये। और मन में बहुत प्रसन्नता हुई, जाकर के जैसे ही गंगा जी में डुबकी लगाते हैं तो मन में एक शुद्ध विचार ये भी उत्पन्न होते हैं और देश की एकता, सामाजिक एकता, वहाँ भी उसका एक प्रदर्शन होता है। कुंभ का मेला सराहनीय मेला है। इसमें उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने सब प्रकार की व्यवस्थाएं अच्छी की हैं, चाहे वो सुरक्षा की व्यवस्था है, स्वच्छता की व्यवस्था है, अथवा वहाँ स्नान के नाते से जितनी व्यवस्थाएं घाटों पर की गई हैं, वहाँ रहने के लिए टेंट के जो कुटीर बनाए गए हैं और सब व्यवस्थाएं बहुत अच्छी वहाँ बनी है। मैं दिल्ली प्रदेश में दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी पर लगातार हमला बोल रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी की ओर से जो है एक बीजेपी की उपलब्धियों को लेकर के, लेखा जोखा को लेकर के एक किताब जो है वो जारी किया गया है और उस पर जो है बीजेपी के जो वादे थे उन वादों को उन्होंने कितना पूरा किया है उसके बारे में बताया गया है। इस देश की जनता से वादा किया था कि रुपए को मजबूत करेंगे, रुपया गिरता है तो देश का मयार गिरता है, देश का गौरव और सम्मान गिरता है। ये सारे वादे आप सबको याद होंगे। और दिल्ली के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा था कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले सभी लोगों को पक्की रजिस्ट्री देने का काम करेंगे। दिल्ली के चुनाव के लिए उन्होंने बहुत सारे वादे दिल्ली की जनता से किए थे। आज तक उन वादों में क्या क्या उपलब्धियां उन्होंने हासिल की हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले तो नहीं बता पाए, लेकिन आज आम आदमी पार्टी उसका लेखा जोखा इस देश की जनता के सामने जारी करने जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए पहुंच गया होगा। 2 करोड़ नौकरी हर साल के हिसाब से 22 करोड़ नौकरी इस देश के नौजवानों को मिल गई होगी। किसानों को उनके फसल का दाम 2 गुना मिल रहा होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि पक्की रजिस्ट्री जो दिल्ली में देने का वादा उन्होंने किया था, देश में कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए कहा था, सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कहा था। ये बात अलग है कि गलवान घाटी की घटना हुई, ये बात अलग है कि चाइना घुसकर हमारे देश के अंदर 2 जगहों पे कब्जा करके बैठा हुआ है, उनको उनके अधिकारी पुष्टि कर रहे हैं। ये तमाम बातें हैं, लेकिन इस बीच एक आज किताब जारी करके भारतीय जनता पार्टी की क्या उपलब्धियां रही हैं, बीजेपी वाले तो ये बताने को तैयार नहीं है, लेकिन हम लोग इसके बारे में आज एक किताब जारी कर रहे हैं और इसको आप लोग जन जन तक पहुंचाइए। और मैं देश की जनता से भी कहना चाहता हूं कि इस किताब को जरूर पढ़िएगा। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी के वादों को, उनकी गारंटी को, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी के आपसे किए गए वचन को याद कर लीजिएगा और दूसरी तरफ ये किताब जरूर पढ़िएगा आप लोग। इसमें सब लिखा हुआ है। 15 लाख रुपए आपके खाते में पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, इसमें लिखा हुआ पक्का मकान 15 अगस्त 2022 तक कितने लोगों को मिला, नहीं मिला। इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि फसल का दाम 2 गुना हो गया, पेट्रोल 40 रुपए का हो गया, 50 रुपए का पेट्रोल हो गया, 40 रुपए का डीजल हो गया, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। ये किताब आप लोग जरूर पढ़िए और जन जन तक पहुंचाइए। ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां हैं। मैं इसके नौजवानों को कैसे नौकरियां दी गई, 2-2 करोड़ हर साल, उसके बारे में लिखा हुआ है। किस किस राज्य में 2-2 करोड़ नौकरी बांटी गई, ये पहले पन्ने में है। और दूसरे पन्ने में लिखा हुआ है कि
हर खाते में 15-15 लाख पूरे देश के अंदर पहुंच गया है सबको। सारी जनता मौज मना रही है, 15-15 लाख हर खाते में पहुंचा है। और ये तीसरे पेज में काफी विवरण और विस्तार के साथ लिखा हुआ है कि देश के हर किसान को उनके फसल का दाम 2 गुना मिल रहा है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे तेजस्वी यादव ने। दरअसल तेजस्वी यादव ने आज मीडिया से बात करते हुए डबल इंजन की सरकार पर हमला बोला और कहा कि डबल इंजन की सरकार का एक इंजन अपराध में और दूसरा भ्रष्टाचार में है। की सरकार में डबल इंजन की सरकार, एक इंजन अपराध में है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है। आप देखिएगा 11 साल केंद्र सरकार में एनडीए, 20 साल बिहार में, और कितना मौका मिलेगा। अब तक जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए, विशेष पैकेज नहीं दिला पाए, बाढ़ के लिए कोई राहत नहीं दिया इन लोगों ने। बिहार के साथ सौतेला व्यवहार इन लोगों ने किया। जितना गुजरात के लिए किया उतना बिहार के लिए नहीं, कुछ भी नहीं किया। मुख्यमंत्री यात्रा में है, अब कौन सा नाम तो रखे हैं प्रगति यात्रा, लेकिन असल में दुर्गति यात्रा है। मुख्यमंत्री के जाने के बाद सब खोल खाल के निकाल लेता है, सब लाता है, सब ये रेंट पे। और इस यात्रा के लिए कहा जाता है बिहार गरीब राज्य है, लेकिन मुख्यमंत्री सुनने में आया था भाई जनता से सम्मान करेंगे, जाएंगे तो वहां के जिला के लोगों से मिलेंगे, ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे। वही चंद अधिकारी जो पटना में बैठते वही उनके साथ आते। मीडिया से अगर बात करते हैं तो पीछे से कुर्ता खींचा जाता, चलिए बहुत हो गया, निकलिए। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया महिलाओं के प्रति, जो है बिहार के लोगों को शर्मसार करने का काम किया गया। आप देखिएगा जिस तरह का बयान बार बार दे रहे हैं। अब ये स्पष्ट हो गया उस बयान से कि माननीय मुख्यमंत्री जी थक चुके हैं और रिटायर्ड अधिकारी के साथ बिहार अब चलने वाला नहीं है। अब समय आया है, अगर 20 साल तक एक ही जमीन पर एक ही ब्रांड का बीज अगर आप रोपिएगा तो जमीन भी खराब होगा और फसल भी नहीं आएगी। अब समय है कि नए ब्रांड का नया बीज। 20 वाला रिकॉर्ड आप लोग दोहरा पाएंगे एक बार फिर से औरंगाबाद में? देखिए क्यों नहीं, आप देखिएगा पिछले बार तो हम लोग लगभग सरकार बना ही लिए थे और यहाँ 6 सीट भी, यहाँ सारा सीट हम लोग जीते। शाहबाद का इलाका हो या दक्षिण बिहार का इलाका हो, हम लोगों ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ किया था। और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से सरकार यहाँ चल रही है, लोग परेशान हैं, आहत हैं, और 17 महीने हम लोगों की भी सरकार को देखा है, तो हमें पूरा विश्वास है कि इस बार औरंगाबाद जो है या पूरे बिहार में, चाहे उत्तर बिहार हो, सीमांचल का इलाका हो, कोसी का इलाका हो, मिथिलांचल का इलाका हो, मगध हो, शाहबाद हो, या आपका बिहार का पूर्वांचल का इलाका हो जहां बांका, भागलपुर वगैरह है, हम लोग बेहतरीन प्रदर्शन जो है इस बार। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।